सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस ई व्याख्यान के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीति के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं राजत्व सिद्धांत के बारे में। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान था, परंतु उसने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। बयाना के काजी मुगीसुद्दीन को भेंट और सम्मान देकर उसने कहा था, मौलाना मुगीस, न मुझे कुछ ज्ञान है और न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, तब भी मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ और मेरे पूर्वज पीढ़ियों से मुसलमान रहे हैं। उन विद्रोहों को रोकने के लिए जिनमें हजारों जीवन नष्ट हो जाते हैं, मैं अपनी प्रजा को ऐसे आदेश देता हूँ जो मैं उनकी और राज्य की भलाई के लिए लाभप्रद समझता हूँ। मैं ऐसे आदेश देता हूँ जिन्हें राज्य के लिए लाभदायक और परिस्थितियों के अनुकूल समझता हूँ। मैं नहीं जानता कि शरा उनकी आज्ञा प्रदान करता है अथवा नहीं। मैं नहीं जानता कि अंतिम निर्णय के दिन खुदा मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से यद्यपि अलाउद्दीन ने यामनी उल खिलाफत नासिरी अमीर मोमिनीन अथवा खलीफा का नाइब की उपाधि ग्रहण की थी, जिसका आशय नाम मात्र के लिए खलीफा की परंपरा को स्थापित रखना तो हो सकता था, परंतु अन्य कुछ नहीं, क्योंकि उसने खलीफा से अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी और न कभी उसके लिए प्रयत्न किया। उलेमा वर्ग से भी वह कोई सलाह नहीं लेता था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, न उलेमा वर्ग से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का ही सहारा लिया। इसी कारण डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है, अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और ऐसे तत्वों को जन्म दिया जिनमें कम से कम सिद्धांत रूप में राज्य असांप्रदायिक आधार पर खड़ा हो सकता था। निसंदेह अलाउद्दीन पूर्ण मुसलमान था, इस्लाम धर्म के कानूनों का विरोध नहीं करता था, हिंदुओं के प्रति उसकी नीति कठोर थी और समय समय पर उसने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का लाभ भी उठाया था, परंतु उसने धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। सुल्तान के अधिकारों पर धर्म कोई सीमा लगाए, यह उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। उसमें मौलिक विचारों को जन्म देने की क्षमता, उनको कार्य रूप में परिणत करने का निश्चय और उनके परिणामों को भुगतने का साहस था। दिल्ली के सुल्तानों को प्रभावित करने वाले वर्ग राज्य में केवल दो ही थे, सरदारों का वर्ग और उलेमा वर्ग। अलाउद्दीन ने सरदारों की शक्ति और साहस को नष्ट कर दिया और उलेमा वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। तो इस प्रकार से यह हमने अध्ययन किया राजत्व सिद्धांत के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व सिद्धांत था उसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्व तथा लगान व्यवस्था के बारे में। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। साम्राज्य विस्तार की लालसा की पूर्ति और मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा करने के लिए उसे एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी और उसके लिए राज्य की आय में वृद्धि करना भी आवश्यक था। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था के
और भी विभिन्न कारण थे। इसमें भी संदेह नहीं कि अलाउद्दीन ने प्राचीन परंपरा को समाप्त करके एक नवीन व्यवस्था की नींव डाली। सर्वप्रथम उसने उन व्यक्तियों पर आक्रमण किया जिन्हें इनाम, पेंशन आदि के रूप में सुल्तानों से मुफ्त भूमि प्राप्त हुई थी और जो अब किसी भी रूप में राज्य की सेवा नहीं कर रहे थे। उन सभी व्यक्तियों से उसने भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क अर्थात राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति अथवा इनाम अथवा इंदारात पेंशनें तथा वक्फ अर्थात धर्म की सेवा के आधार पर प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली हुई थी। इन सभी संपत्तियों को उसने छीन लिया। अलाउद्दीन ने सबसे पहले ऐसे सभी व्यक्तियों से भूमि छीनकर उनका पुनः वितरण किया। उसने योग्यता तथा राजस्व सेवा के आधार पर व्यक्तियों को भूमि प्रदान की तथा इसका स्पष्ट ब्यौरा रखा कि किसके पास कौन सी और कितनी भूमि रहेगी। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के नए नियमों की स्थापना की। इसके बाद हम बात करते हैं सैनिक व्यवस्था और बाजार व्यवस्था की। अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। केंद्र में अनुभवी सेना नायक नियुक्त किए जाते थे जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था जो खानों, मालिकों, अमीरों, सिपह सालारों इत्यादि के अंतर्गत आते थे। 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तुम्मन कहा जाता था। उससे पहले के सुल्तान जो थे उन्होंने अपनी सेना की संख्या और शक्ति के लिए अपने सरदारों, इक़्तिदारों और मालिकों की सैनिक सहायता पर निर्भर करते थे। अलाउद्दीन ने इस निर्भरता को समाप्त कर दिया। सुल्तान के अलाउद्दीन ने सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री जिसको कि आरिज मामलिक द्वारा की जाने लगी और उन्हें सुल्तान की ओर से नगद वेतन दिया जाने लगा। सुल्तान के सैनिकों को हथियार, शिक्षा, रसद, वस्त्र, वेतन आदि सुल्तान से प्राप्त होते थे। उन्हें नियुक्ति और पदोन्नति भी सुल्तान पर ही निर्भर करती थी। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दें, इसकी रोकथाम के लिए सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की गई। इस कार्य की देखभाल दीवान-ए-अर्ज करता था। इस प्रकार से सैनिक अच्छे घोड़ों में परिवर्तित न कर सकें और एक ही घोड़े को बार बार निरीक्षण के लिए प्रयुक्त न किया जा सके, इसके लिए घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की गई। दिल्ली के किसी अन्य सुल्तान ने उस समय तक इन कार्यों को अपनी सेना में आरंभ नहीं किया था। इसके बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की। अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए और उनकी दरें कम कर दी। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य कारण सैनिकों के वेतन में कमी करना न होकर के वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोकना था। आधुनिक इतिहासकारों में से कुछ ने यह भी विचार प्रकट किया है कि बाजार नियंत्रण और उसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य मानवीय था। वह अपनी प्रजा को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहता था। बाजार नियंत्रण और वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करने में
अलाउद्दीन का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक था। एक बड़ी सेना रखना, अपने सैनिकों को एक निश्चित और नगद वेतन देकर उनको जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोकना उसका मुख्य उद्देश्य था तथा बाजार नियंत्रण इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साधन था। अलाउद्दीन ने प्राय सभी वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित किया। सभी प्रकार के अनाज, दालें, कपड़ा, गुलाम अथवा घोड़े ही नहीं बल्कि सब्जी, मेवा, मांस, मछली, गन्ना, सुई, धागा, कंघा आदि जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य भी निर्धारित किए गए। प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक पृथक बाजार निश्चित किए गए। गल्ले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय आदिल, घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए पृथक बाजार तथा दैनिक जीवन के उपयोग की अन्य वस्तुओं के लिए एक पृथक बाजार निश्चित किया गया। कठिनाई के अवसरों पर सुरक्षा के लिए सरकारी गोदामों में सभी आवश्यक वस्तुओं को संग्रह करने की व्यवस्था की गई थी और ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं के खरीदने की सीमा निश्चित की गई। कोई भी वस्तु अप्राप्य न हो जाए इसके लिए भी प्रबंध किया गया। राज्य के बड़े बड़े सरदार और धनवान व्यक्ति भी इन कानूनों को नहीं तोड़ सकते थे। यदि उनमें से कोई भी किसी बहुमूल्य वस्तु को खरीदना चाहता था तो उसे दीवाने रियासत अथवा शाहाने मंडी से आज्ञा लेनी पड़ती थी। अलाउद्दीन का अंतिम अधिनियम परवाना नवीस नामक अधिकारी की नियुक्ति और अधिकार से संबंधित था, जिसका कार्य तस्बीहस, तवरेज, कंजमावरी, सुनहरी जरी, देवगिरी, रेशम, दिल्ली एवं कमरवाद जैसी वस्तुओं को बेचने के लिए परवाना नवीस जारी करता था। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार व्यवस्था के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए। धन्यवाद।